इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट यूजिंग एलवीडीटी। तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शन पे आते हैं, और कंस्ट्रक्शन से पहले इसकी एक लैब किट जो लेबोरेटरी किट है वो देख लेते हैं। तो किस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करते हैं। तो ये हमारे यहाँ सामने एलवीडीटी है, ये जो मैं यहाँ पर इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, और ये है इसकी कोर, है ना। तो कोर जो है मूवेबल है, तो ये इन आउट दोनों तरफ मूव हो जाती है। और यहाँ पर ये किट का जो बेसिकली डायग्राम है वो यहाँ पर दिया हुआ है, एलवीडीटी का ये डायग्राम है। तो प्राइमरी वाइंडिंग है, बीच में कोर है, मूवेबल कोर, ठीक है। तो अंदर ना डाल के इसको कनेक्शन जो है इसके अंदर से कनेक्शन बाहर ले लिए और एलवीडीटी बाहर लगाई हुई है। जब इसको मूव करते हैं तो यहाँ हम डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर हम यहाँ पर 0 पर रखेंगे तो यहाँ पर जो है आउटपुट वोल्टेज आएगी। ये इनपुट के लिए दिया हुआ है, आउटपुट के लिए भी कहीं पर इसमें दिया होगा, ठीक है। तो आप इसको लेफ़्ट राइट किधर भी मूव कर सकते हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज जो आएगी वो पॉजिटिव या नेगेटिव आती है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट दोनों तरह का, जो सेंटर में है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, आप इसको लेफ़्ट में लाते हो या इसको राइट में लाते हो तो उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज जो है पॉजिटिव या नेगेटिव आती है, ठीक है। तो स्केल आपका इस तरह का भी हो सकता है, और जो मेजरमेंट है डिस्प्लेसमेंट का। और दूसरा वे है स्क्रू गेज की हेल्प से भी आप मेज़र कर सकते हैं। तो इसकी थोड़ी जो ये थोड़ा उससे ज़्यादा प्रिसाइज है ना। तो यहाँ पर ये स्क्रू गेज दिया हुआ है, और स्क्रू गेज से जो कोर है वो मूवेबल है, और इसको हम दोनों साइड में लेफ़्ट राइट हम मूव करा सकते हैं स्क्रू गेज की हेल्प से, और मेज़र कर सकते हैं। और उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ आउटपुट वोल्टेज आएगी, ठीक है। तो उस आउटपुट वोल्टेज को करस्पॉन्डिंग हम देख सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो दोनों तरह से है, आप इधर इसको मूव करोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जब आप डिस्प्लेस करोगे कोर को, है ना, लेफ़्ट या राइट, तो उसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज आएगी। या आप उस वोल्टेज जो भी आ रही है, जब आपने जब उसका ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं, तो उसके बाद जो यहाँ पर वोल्टेज आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग आप डिस्प्लेसमेंट भी मेजर कर सकते हो, इस तरह का। तो सबसे पहले आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर सामने एक तरह से इसको कोर को जो बेसिकली एलवीडीटी है इसको ओपन करके दिखाया हुआ है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये सामने देख रहे हो बिल्कुल सेंटर में, और इसके दोनों एंड पे सेकेंडरी वाइंडिंग है। और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों सिमिलर होती हैं, है ना। जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये दोनों की दोनों सिमिलर हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स और जो वायर की जो थिकनेस है, जो है ना, जो गेज बोलते हैं, वो दोनों का सेम है। तो कहने का मतलब है, अगर सेम मैग्नेटिक फ्लक्स अगर इसमें जनरेट हो रहा है और इसमें भी जनरेट हो रहा है, तो दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो सेम वोल्टेज आएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये सामने जो दिखाया हुआ है ये है कोर, ये वाला जो पोर्शन है ये कोर है। तो ये एक होलो इधर सिलेंडर में ये ऊपर से वाइंडिंग की गई है, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग पे हम यहाँ पर वोल्टेज जो इनपुट वोल्टेज है, एसी वोल्टेज, तो हमारे यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं और वोल्टेज देंगे। उसके करस्पॉन्डिंग जब इसको कोर को इसके अंदर मूव कराएंगे तो यहाँ पर जो है फ्लक्स बेसिकली जनरेट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स जब जनरेट होगा तो जिधर भी कोर ज़्यादा रहेगी, है ना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली लिंकेज का काम करता है। तो जिधर भी कोर की जो मूवमेंट है अगर इधर तरफ होती है तो इस सेकेंडरी में इस वाली कोयल के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो ज़्यादा होगी करस्पॉन्डिंग टू दिस सेकेंडरी वोल्टेज, तो दिस सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। अगर कोर इधर रहेगी और इधर नहीं रहेगी, अगर इधर है तो इधर वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है। तो इसको ही हम आगे अब थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एलवीडीटी आप समझ गए होंगे। तो ये इसका एक तरह से क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, और इसको पैसिव ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। पैसिव का मतलब है जिसको इनपुट वोल्टेज देने की जरूरत पड़ती हो। जब हम पावर सप्लाई, कोई इनपुट पावर सप्लाई जब उसको देते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जब आउटपुट आता है तो उसको बोलते हैं पैसिव ट्रांसड्यूसर। तो कुछ ऐसे ट्रांसड्यूसर हैं जो एक्टिव हैं, जहाँ पर आपको कोई वोल्टेज, मतलब जब भी आप उसको प्रेशर या वगैरह या फोर्स वगैरह उस पर अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली वोल्टेज में देता है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसड्यूसर। तो अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये एक होलो सिलेंडर टाइप का है, और उसके ऊपर या होलो रोड है, और है ना, और इसके ऊपर क्या है, प्राइमरी कोयल ये, और ये दो इधर इसके जो दोनों एंड पे है ये सेकेंडरी कोयल, और इसके अंदर है कोर। तो कोर जब तक सेंटर में है तब तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इधर ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंडरी जो दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग है इनके अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगी वो नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। अच्छा, अब इनका कनेक्शन जो है वो करना है हमें, दोनों का डिफरेंस, है ना, ES1 और ES2। अगर इसको मान लेते हैं कि ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग 1 है और सेकेंडरी वाइंडिंग 2, तो S से इंडिकेट कर देते हैं, S1 S2, और इसको प्राइमरी वाइंडिंग। तो
ES1 माइनस ES2 करना है तो हमें यहाँ पर कनेक्शन किस तरह से करने हैं उसको समझने की ज़रूरत है, तो उसको समझेंगे अभी थोड़ा आगे चल के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने डिस्कस किया अभी वो सब मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, तो एक आपके लिए क्वेश्चन है, द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स। तो यहाँ पर AC सोर्स देना क्यों ज़रूरी है ना, ये आपको कमेंट करके आंसर करना है। अगर DC सोर्स दें तो क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं जो इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, उसके दोनों एंड पे है ना, सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं जो सॉफ्ट आयरन जो कोर है मूवेबल, ठीक है, जिसके थ्रू हम स्केल से कनेक्ट करते हैं, यानी एक वाइपर कनेक्ट करते हैं स्केल वाला, जो स्केल को पॉइंट आउट करता है, और उसको हम क्या करते हैं, उसको इधर उधर मूव कराते हैं, लेफ्ट राइट मूव कराते हैं। और तो वो किस मटेरियल का बना हुआ है, वो बना हुआ है सॉफ्ट आयरन का। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक कपलिंग के यूज़ होता है, मैग्नेटिक कपलिंग, जो प्राइमरी और जो बाकी की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उनके बीच में मैग्नेटिक कपलिंग कराता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो सब हमने डिस्कस कर लिया है, ये वाला पॉइंट। अब आते हैं, ये इसका क्रॉस सेक्शन व्यू है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है इसको समझ लो, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो लीनियर क्योंकि इसकी जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक है वो लीनियर है, और वेरिएबल का मतलब जब डिस्प्लेसमेंट आप मेज़र इसको आप जो कोर है सॉफ्ट आयरन कोर, जब इसको आप मूव कराओगे लेफ्ट एंड राइट, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो भी आपकी वेरी करेगी। तो आप डिस्प्लेसमेंट वेरी कराओगे, उसका करस्पॉन्डिंग वोल्टेज जो है वेरी करेगी, तो इसको इसलिए बोला गया लीनियर वेरिएबल। डिफरेंशियल, जो दोनों सेकेंडरी हैं S1 और S2, इनके अक्रॉस जो भी वोल्टेज आती है उन दोनों का डिफरेंस होता है। ठीक है, और जो बेसिक वर्किंग है वो सेम ट्रांसफार्मर वाली है ना। ट्रांसफार्मर में भी यही है कि प्राइमरी वाइंडिंग होती है, फिर उसके ऊपर बीच में वो E और I शेप की जो कोर होती है बीच में, तो वो सॉफ्ट आयरन कोर, वो भी एक तरह से सॉफ्ट आयरन बोलते हैं उसको, सॉफ्ट आयरन। हाँ, तो इसमें दो मटेरियल यूज़ होते हैं, एक सॉफ्ट आयरन वाला है और दूसरा है एक निकिल एलॉय भी होता है यूज़। ठीक है, तो किसी में निकिल वाला भी लिखा होगा, किसी में सॉफ्ट आयरन इस तरह का लिखा होगा। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा वो हमारा एक तरह से करस्पॉन्डिंग होगा जो आयरन कोर, जो हमारे ये कोर का जो डिस्प्लेसमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग होगा या उसके प्रोपोर्शनल होगा। अब इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर और देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने स्प्रिंग डाली हुई है, तो जब ये स्प्रिंग जब ये नॉर्मल पोजीशन पर होता है तो सेंटर में होती है, जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो सेंटर में होगी, और जो दोनों साइड हैं सेकेंडरी वाइंडिंग और मतलब S1 और S2, इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना, जो EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो जनरेट होता है वो नेग्लिजिबल होता है और इक्वल होता है, तो आउटपुट वोल्टेज जीरो आएगी। जब आप इसको पुश करेंगे, ठीक है, तो जब पुश करेंगे तो ये इधर वाली जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके अक्रॉस वोल्टेज जो EMF है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक प्लस जो है इधर ज़्यादा जनरेट होगा और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, अगर इसको आप पुल करते हो, ठीक है, तो पुल करते हो तो जो कोर है वो शिफ्ट हो जाएगी इस वाली साइड में, S1 वाली साइड में, और इस वाली जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो LVDT की वर्किंग, तो वर्किंग में ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपने बता दिया, तो वर्किंग में क्या है, जब प्राइमरी कोयल में जो ट्रांसफार्मर की वर्किंग है वही LVDT की वर्किंग है, बस यहाँ पर जो है जो कोर का जो रोल है वो मूवेबल है। ठीक है, वो जिधर भी जाएगा उधर वो क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको बेसिकली सेकेंडरी प्राइमरी कोयल से सेकेंडरी कोयल में शिफ्ट कराएगा। तो सेकेंडरी कोयल दो हैं, है ना, तो सेकेंडरी कोयल्स जो भी हैं, तो जिसके करस्पॉन्डिंग मतलब जिधर भी वो जाएगा, जिधर भी वो शिफ्ट होगा राइट या लेफ्ट, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सेकेंडरी कोयल है वहाँ पर वो प्राइमरी वाइंडिंग से जो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है उसको वो सेकेंडरी वाइंडिंग में ले जाएगा। ठीक है, तो अगर लेफ्ट है तो S2 की साइड, नहीं हाँ लेफ्ट है तो S1 की साइड, यानी जो S1 वाली जो कोयल है वहाँ पर EMF जनरेट होगा, ठीक है, या इंड्यूस होगा, इस तरह बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो रोल है सॉफ्ट आयरन कोर का, उस रोल को समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये लिंकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ प्राइमरी कोयल टू द सेकेंडरी कोयल ये प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। जो डायग्राम बनाने वाला है एग्जाम में वो ये वाला डायग्राम आपको बनाना है। तो यहाँ पर सिंपली ये हमारी AC
जो पावर सप्लाई दे रहे हैं वो प्राइमरी कोयल को देंगे और फिर बीच में रहेगी कोर। और अब आपने देखा होगा कहीं पर कोर बिल्कुल छोटी दी हुई है ना, वो प्राइमरी के उसमें जब इधर ले जाते हैं इधर ले जाते हैं, तो उससे कोई मैटर नहीं करता। आप कोर जो कोर है ना, जो सॉफ्ट आयरन कोर है या निकल एलॉय कोर है, उसको आप दोनों की तरफ भी रहे, अगर इधर भी है और इधर भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक तरफ से कोर हट जाएगी। तो सपोज करो अगर डिस्प्लेसमेंट यानी इसको हम पुल करते हैं, इधर साइड में पुल करते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर से कोर हट जाएगी और यहाँ पर जो है मैग्नेटिक जो फ्लक्स लिंकेज है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस होगा तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, तो वो डिटेक्टेबल है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कनेक्शन पे, तो इसको कनेक्शन को ध्यान से देखो। ओह सॉरी, हाँ, तो यहाँ पर जो कनेक्शन है दोनों सेकेंडरी का ES1 और ES2 है ना, तो S1 और S2 का जो कनेक्शन है, यहाँ पर जो कनेक्शन अगर हम इस तरह का रखेंगे तो इस तरह का रखेंगे तो दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा ES1 माइनस ES2, ठीक है। तो इसका जो दो एंड है तो एक एंड दूसरे के एंड से कनेक्ट किया हुआ है। अगर सपोज करो ये भी आंसर आपको कमेंट में करना है, अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, ठीक है, और इसके बीच में वोल्टेज लूं तो आउटपुट एक्सप्रेशन क्या आएगा, ई नोट क्या आएगा, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो अगर कनेक्शन आपको LVDT अगर बनाना है ना, तो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर बनाना है, तो ये जो कनेक्शन इसमें दिया हुआ है डायग्राम में उसको एज इट इज़ रखना है। पर एक दूसरी जो है वो ये है कि आपको अगर कनेक्शन ये दोनों जो इधर वाले हैं इन दोनों को आपस में अगर आप कनेक्ट कर दो, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर दो और इसके बीच में आउटपुट देखो तो ई नोट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, बस आपको ये आंसर करना है, ठीक है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। कोर सेंटर में है तो यहाँ पर जो सेकेंडरी वाली है, अच्छा इसके दो तरह से कनेक्शन कर सकते हैं, एक तरह से इसको भी और समझ लो। एक तो ये कनेक्शन हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इन दोनों एंड पे इनपुट वोल्टेज इन दोनों जो एंड हैं, ये वाले जो दोनों एंड हैं जो आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पर आप ई नोट ले सकते हो, ठीक है, और इन दोनों जहाँ से ई नोट ले रहे हैं इन दोनों को शॉर्ट कर सकते हो, तब भी ई नोट का एक्सप्रेशन यही आएगा, ठीक है। तो आप दोनों में से कोई सा भी कनेक्शन यूज़ कर सकते हो। तो इस कनेक्शन को एक बार ध्यान से देखना। तो कनेक्शन को बनाते हुए वो ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो डिफरेंस कर रहा है या समीशन कर रहा है, ठीक है। तो दो तरह से मैंने कनेक्शन बता दिए हैं, तो आप दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वो दूसरी तरह का ही कनेक्शन दिया हुआ है, पेन मोड सेलेक्ट नहीं हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कोर जब तक सेंटर में है ना, तो जब कोर सेंटर में है तो दोनों तरफ ES1 यानी ये S1 के अक्रॉस जो EMF जनरेट हो रहा है और S2 जो सेकेंडरी कोयल है उसके अक्रॉस जो EMF जनरेट हो रहा है वो दोनों नेग्लिजिबल है और ऑलमोस्ट सेम है ना, तो इसको सेम मान के चलते हैं थ्योरेटिकली। तो यहाँ पर ये सेम है। ई नोट जो आएगा वो आएगा इक्वल्स टू 0 के, यहाँ पर देख रहे हैं। तो दोनों जब सेम है ना, इधर EMF जो भी जनरेट हुआ इधर भी जनरेट हुआ और कनेक्शन इस तरह कर रखे हैं कि दोनों का डिफरेंस आए, तो दोनों आउटपुट जो आया वो 0 आया। उसके बाद अब LVDT को क्या करते हैं, हम इसको राइट साइड में मूव कराते हैं। तो जब इसको राइट साइड में मूव कराएंगे कोर को, है ना, ये वाली जो कोर है, जब इसको हम मूव कराया राइट साइड में करेंगे तो ES2 की तरफ जो है अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंकेज है तो कोर की हेल्प से वो शिफ्ट हो गया इस वाली सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हो गई, तो इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज हो गई, तो इसके अक्रॉस क्या आएगी, EMF वोल्टेज बढ़ जाएगी। यहाँ पर कोर बिल्कुल नहीं है तो यहाँ पर जो EMF रहेगी वो नेग्लिजिबल रहेगी। तो कहने का मतलब है ES1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमेशा लेस देन होगी, मतलब इस वाले केस में वो लेस देन होगी ES2। तो आउटपुट जो आएगा, आउटपुट आएगा ES1 माइनस ES2। अब क्योंकि ES2 जो है ग्रेटर है, ठीक है, तो वो आएगा नेगेटिव में। तो कहने का मतलब है जब नेगेटिव में आउटपुट आ रहा है तो इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है राइट
साइड में, है ना, इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं इसको कराते हैं, अभी राइट साइड शिफ्ट कराया है, अब लेफ्ट साइड शिफ्ट कराते हैं। तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कराएंगे तो क्या होगा, अब इधर जब कोर इधर जाएगी तो इधर ईएमएफ, है ना, जो एक तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंकेज है प्राइमरी से वो इस वाली सेकेंडरी की तरफ लिंक हो गया। जब इसकी तरफ लिंक होगा तो क्या होगा, इधर ईएमएफ ज़्यादा जनरेट होगी करस्पॉन्डिंग टू ES2, तो यानी ES1 इज मच ग्रेटर देन ES2, तो उसके केस में जो आउटपुट आएगा वो आएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब आउटपुट पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है कि जो कोर है वो आपकी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुई है। ठीक है, अब आते हैं, इस डायग्राम को भी आप बना सकते हो अगर करेक्टरिस्टिक पूछे तो। सेंटर में है कोर, तो सेंटर में है तो ये वाला ऑप्शन है ना, जब यहाँ पर ये कोर एट ओ मतलब यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है तो यहाँ पर ओ इंडिकेट किया हुआ है, ये ओ है, ये वाली पोजीशन ओ है। जब कोर ए साइड में शिफ्ट होती है यानी इधर की साइड में शिफ्ट हो रही है, ठीक है, तो इधर आएगा ये वाला, तो ये यहाँ तक जो यहाँ से यहाँ तक का जो स्केल दिया है ये लीनियर स्केल है। ठीक है, उसके बाद ये जो कोर है वो एक तरह से जो प्राइमरी कोइल है उससे यहाँ पर अगर सपोज करो जब तक प्राइमरी कोइल है, कोर जो है प्राइमरी कोइल और सेकेंडरी कोइल के बीच में है, तब तक जो सेकेंडरी कोइल में है वो जो ईएमएफ है वो वोल्टेज आएगी, और जैसे ही ये कोर प्राइमरी वाइंडिंग से बाहर चली जाएगी, है ना, सिर्फ सेकेंडरी के नीचे रह जाए, तो फिर जो है मैग्नेटिक जो फ्लक्स का जो लिंकेज है वो खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है फिर ये लीनियर जो है, ये जो लीनियर वाली जो करेक्टरिस्टिक है इसको फॉलो नहीं करेगी, बस ये यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है। तो कोर जब इधर शिफ्ट हुई तो ये थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये रेस्पॉन्स जो आ रहा है पॉजिटिव में आ रहा है। अच्छा, ये रेसिडुअल वोल्टेज जो है बेसिकली इसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस हैं, तो हिस्टैरिसीस का मतलब है क्योंकि जो कोर है ना, और तो ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाती है। ठीक है, तो बहुत स्मॉल वे में, तो ये यहाँ पर यही शो किया हुआ है कि जब इसको एक बार यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद आप जब मेज़र करेंगे तो थोड़ी सी ये जो वोल्टेज है ना, इतनी जो वोल्टेज है ये रेसिडुअल वोल्टेज है जो उसके अंदर ड्यू टू हिस्टैरिसीस लॉसेस, जो हिस्टैरिसीस जो प्रॉब्लम है वो मैग्नेटिक मटेरियल के साथ, है ना, जब भी इसको आप मैग्नेटिक ट्रांसफार्मर या मैग्नेटिक कुछ और ऑपरेटर्स यूज़ करते हो तो उसके साथ ये प्रॉब्लम आती है हिस्टैरिसीस वाली। ठीक है, जब आप उसको राइट साइड शिफ्ट करोगे कोर को तब क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव में आउटपुट आ रहा है, और ये जो एंगल है 180 जो वोल्टेज आ रही है ना वो 180 शिफ्ट हो जाती है। मतलब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव में मतलब इतना है कि अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है जो इनपुट वोल्टेज दे रहे हो वो सेम फेस में है, और जब नेगेटिव आती है तो जो आउटपुट वोल्टेज है ना, तो वो अगर इनपुट वोल्टेज के कंपेयर में फेस को कंपेयर करें तो 180 का आउट ऑफ फेस आती है, यानी आउटपुट वोल्टेज 180 आउट ऑफ फेस होती है इनपुट वोल्टेज से। तो बस यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये एक तरह से एंगल वाइज बता दिया, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। ठीक है जी, तो ये करेक्टरिस्टिक आप जरूर प्लॉट करना, एक तो आपको डायग्राम बनाना है और फिर समझाने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये जो करेक्टरिस्टिक है इनको प्लॉट कर सकते हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं एडवांटेज ऑफ एलवीडीटी। तो लीनियरिटी है ना, तो जैसे कि हमने अभी लीनियर कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस की, तो इसका मतलब है जो डिस्प्लेसमेंट है और जो आउटपुट वोल्टेज है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। इनफाइनाइट रेजोल्यूशन, तो यहाँ पर कोई स्टेप नहीं है कितने स्टेप के बाद आउटपुट देगा। ठीक है, तो जो रेजोल्यूशन है, तो रेजोल्यूशन का मतलब जो स्मॉल इंक्रीमेंट है अगर कोई आउटपुट में, तो कितना स्मॉल इंक्रीमेंट है जिसको आपका ऑपरेटस या इक्विपमेंट है वो डिटेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इनफाइनाइट है, तो जो रास्ता भी आपका स्मॉलेस्ट चेंज है ना वो बहुत छोटा है, उसको भी ये डिटेक्ट कर लेता है इजीली। हाई आउटपुट, तो जैसा आप इनपुट देंगे वैसा ही आपका आउटपुट आएगा। हाई सेंसिटिविटी, तो रेजोल्यूशन आपका इनफाइनाइट है तो सेंसिटिविटी भी एक तरह से उसकी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फिर उसके बाद रगडनेस। रगडनेस का मतलब है आप उसको किसी भी तरह के इन्वायरमेंट, उबड़ खाबड़ यानी वाइब्रेशन और शॉक वाले इन्वायरमेंट में उसको यूज़ कर सकते हो। फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन क्योंकि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट नहीं है जैसे पोटेंशियोमीटर में था। लो हिस्टैरिसीस, तो लो हिस्टैरिसीस जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हमने सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ किया है,
ठीक है, तो उसकी वजह से लो हिस्टैरिसीस है। तो वो जो मैंने बताया था कि जो रेसिडुअल वोल्टेज है उसकी वजह से। फिर उसके बाद लो पावर कंजम्पशन, तो यहाँ पर बेसिकली आइसोलेट हैं, दोनों कोयल जो हैं आइसोलेट हैं, प्राइमरी और जो सेकेंडरी कोयल है वो आइसोलेट है, तो जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत कम है। और जो भी ये लॉस है ये ड्यू टू है एडी करंट, है ना, एडी करंट, उसकी वजह से ये लॉस है। तो वो जब कोर है ना हीट होती है तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर कहीं हम एलवीडीटी को यूज़ कर रहे हैं किसी ट्रांसफार्मर है ना, या जो ईएमयू का मतलब है जो इलेक्ट्रिकल ट्रेन है ना, यानी बड़े बड़े मोटर या बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, ऐसी हम कहीं जगह यूज़ कर रहे हैं या ऐसे कहीं इन्वायरमेंट में जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो, उसको भी ये फिर वो एक तरह से नॉइज सिग्नल हो जाएंगे एलवीडीटी के लिए, तो उसके लिए ये सेंसिटिव है, यानी नॉइज सेंसिटिव है। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉइज सेंसिटिव है एलवीडीटी, क्योंकि उसका वर्किंग प्रिंसिपल ये है ना। अच्छा, वाइब्रेशन एंड टेम्परेचर, तो अभी पीछे जो लिखा था हमने वाइब्रेशन वाला, ठीक है, उसको बियर कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ नुकसान नहीं है, पर प्रॉब्लम ये है कि फिर भी उसका जो एक तरह से जो रीडिंग है, तो वाइब्रेशन और टेम्परेचर अगर ये वेरी करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका आउटपुट भी वेरी करता है। लार्ज डिस्प्लेसमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर एप्रिशिएबल डिफरेंशियल आउटपुट, तो ये दोनों चीज़ें हैं इसमें अगर इनपुट वोल्टेज और कोयल आपने जो उनके नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो ठीक ठाक बनाए हुए हैं और इनपुट वोल्टेज आप सही मैग्नीट्यूड की दे रहे हो, तो आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाती है, मतलब एक हाई आउटपुट वोल्टेज मिल जाती है। पर यहाँ पर जो प्रॉब्लम है डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज की। तो डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज जब एक दूसरे को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उस केस में लार्ज डिस्प्लेसमेंट की ज़रूरत है। डायनेमिक रेस्पॉन्स इज लिमिटेड, ठीक है, बाय द मास ऑफ द कोर एंड इलेक्ट्रिकली बाय द अप्लाइड वोल्टेज। तो डायनेमिक रेस्पॉन्स इसका मतलब है कि जो कोर का जो मूवमेंट है वो लिमिटेड है, आप तो उसके लिए अगर आपको ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आपको ज़्यादा बड़ी कोयल चाहिए। टेम्परेचर आल्सो अफेक्टेड द ट्रांसड्यूसर, ये हमने दोबारा यहाँ पर मेंशन कर दिया है, तो ये मेरी गलती है बेसिकली। तो एप्लीकेशन डिस्प्लेसमेंट है ना, तो यहाँ पर mm से लेके फ्यू सेंटीमीटर तक हम इजीली मेजर कर सकते हैं। प्राइमरी ट्रांसड्यूसर है, ठीक है, जो कन्वर्ट करता है डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल डायरेक्टली। अच्छा, अब प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं, तो इसका मतलब है प्राइमरी ट्रांसड्यूसर हैं जो डायरेक्टली जो भी आपका इनपुट एक तरह से जो फिजिकल स्टिमुलस है उसको डायरेक्टली सेंस करते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रिकली आउटपुट है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल में आउटपुट दे देते हैं। सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर वो होते हैं, तो उसमें एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर लगाया जाता है जो हेल्प करता है, जैसे कि प्रेशर को मेज़र करना है, ठीक है। अब प्रेशर हम एलवीडीटी की हेल्प से भी मेज़र कर सकते हैं, पर पहले प्रेशर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। तो अब जो प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करेगा वो बन गया हमारा प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, और जो यहाँ पर अब फिर उसके बाद एलवीटीटी बन जाएगा हमारा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है दे आल्सो एक्ट एज ए सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। वो कैसे करते हैं कि यहाँ पर हम लगाते हैं बोरबॉन ट्यूब। तो बोरबॉन एक है जो इन्होंने इसको एक तरह से इन्वेंट किया था इस ट्यूब को। तो ये क्या करती है, प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर देती है। तो उस ट्यूब को उसमें यूज़ करते हैं और प्रेशर से उसको लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करके उसके प्रोपोर्शनल आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाते हैं, ठीक है जी। चलिए अब इसको यहीं रोकते हैं, और ये एक क्वेश्चन है जो इसको पूरी तरह से कवर करेगा। अच्छा, इसमें एप्लीकेशन मेंशन नहीं की है, तो इसमें एप्लीकेशन भी आप मान लो। तो आल्सो डिस्कस देयर एप्लीकेशन कोमा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो ये आपकी नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो अपने नोट्स के हिसाब से जो भी आप एग्ज़ाम में लिखना है, तो 5 मार्क्स का या इसको 10 मार्क्स का मान के चलो, और उसमें जो भी मोटा मोटा है सब मोटा मोटा ही लिखा हुआ है मैंने, उसको सबको आप लिख दोगे और वर्किंग को एक्सप्लेन कर दोगे। डायग्राम बड़े ज़रूरी हैं, वो ध्यान रखना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर कुछ पत्रम पुष्पम करना है तो नीचे मैंने लिंक दिया है, तो पत्रम पुष्पम भी कर सकते हो। चलिए, थैंक यू।